मेरा नाम मीरा है। मैं आज अपनी जिंदगी की वह कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें दुख ज्यादा है और खुशियां बहुत कम। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि मेरी है। एक ऐसी बेटी की जो पैदा होने से पहले ही नापसंदीदा ठहरा दी गई थी। कहते हैं कि बेटियां ऊपर वाले की देन होती हैं, लेकिन मेरे घर में यह देन भी शर्तों के साथ मांगी गई थी। मेरे जन्म पर खुशी नहीं मनाई गई थी, बल्कि गुस्से और शर्मिंदगी का माहौल जम गया था। मैं उस समय दुनिया में आने वाली थी जब मेरे पिता ने मेरी माँ को खुले शब्दों में कह दिया था कि बेटा होना चाहिए, वरना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मेरी माँ खामोश रही। वह कभी अपने दिल का दुख जुबान पर नहीं लाई थी, मगर मैं जानती हूँ वह हर रात ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, इस घर के लोगों को बेटा दे देना ताकि मेरी इज्जत बच सके। मेरी दादी भी बार बार यही कहती थी कि हमारे खानदान में पहली औलाद हमेशा बेटा ही हुई है। बेटी पैदा हुई तो ये हमारे लिए मनहूस साबित होगी। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन वह किसी के सामने कुछ नहीं कहती थी। वह सिर्फ मेरी सांसों की हिफाजत चाहती थी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उनकी प्रार्थनाएं बेटे के रूप में स्वीकार नहीं हुई थी और मैं दुनिया में आ गई थी। मेरे जन्म पर मेरे पिता का व्यवहार ऐसा बदल गया था जैसे किसी ने उनके दिल पर पत्थर का एक बोझ रख दिया हो। वो कमरे में आए, एक बार मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस मां पर नजर डालते हुए कहने लगे कि यही दिन देखना बाकी रह गया था, हमें बेटी की जरूरत नहीं थी। और फिर वह जोर से दरवाजा बंद करके चले गए थे। मेरी मां ने मुझे गोद में लिया और आंसुओं के साथ मेरे कान में कहा कि बेटी, तुम ऊपर वाले की अमानत है, मैं तुझे कभी कमजोर नहीं होने दूंगी। मेरे पिता ने मेरे आने के बाद कभी मां को सुकून से सांस नहीं लेने दिया था। छोटी छोटी बात पर झगड़ना, ताने देना और कभी कभी हाथ भी उठा देना उनका एक रूटीन बन गया था। गांव के लोग जानते थे कि हमारे घर के अंदर सुकून नाम की कोई चीज नहीं है। मेरी दादी माँ को हर समय ताने देती रहती थी कि तुझे लड़की ही पैदा करनी थी, अब इसके साथ ही जी ले। हमारा खानदान बेटे के बिना कैसे आगे बढ़ेगा। समय गुजरता गया, मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन घर में खुशी का कोई लम्हा नहीं आता था। माँ हर समय डर और अपमानित में जी रही थी। पिताजी कभी कभी शहर से वापस आते तो माहौल और भी ज्यादा सख्त हो जाता था। वह मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। कई बार जब माँ खाने में जरा सी देरी कर देती तो वह बर्तन फेंक देते थे और कहते थे कि तेरी वजह से मेरी किस्मत खराब हो गई है। मेरी माँ अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। वह जानती थी कि मैं उनके लिए ही सब कुछ हूं। मेरी दादी की मौत हुई तो घर का माहौल और भी बदल गया था। वह अकेला सहारा भी खत्म हो गया था, जिसके साए में माँ कभी सुकून की सांस ले लेती थी। दादी के जाने के बाद पिताजी ने जैसे फैसला कर लिया हो कि अब उन्हें किसी की परवाह नहीं है। एक दिन माँ ने पिताजी से नर्म शब्दों में कहा कि कुछ दिन हमारे साथ गुजार लो, ये बच्ची तुम्हारी भी है। लेकिन वो सख्त शब्दों में बोले, ये मेरी नहीं हो सकती, ये तो मेरे लिए बोझ है और मैं अब यह बोझ नहीं उठा सकता। तब मैं सिर्फ 6 साल की थी जब उन्होंने हमेशा के लिए हमारा साथ छोड़ दिया था और फिर वह शहर चले गए थे। फिर कभी पलटकर नहीं आए थे। उस दिन के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि पिता का ना होना कितना बड़ा दुख है, लेकिन माँ के लिए दुख कहीं ज्यादा गहरा था। उन्होंने कई दिन तक उन्हें ढूंढने की कोशिश की थी। गांव के लोगों से पूछा था, शहर जाने वालों से खबर ली थी, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला था। हर दरवाजा बंद मिला था। दादी की मौत के बाद गांव के लोग भी हम पर नेगेटिव कमेंट करने लगे थे। कोई कहता था कि पति छोड़कर चला गया है, अब कैसे जिंदगी का गुजारा होगा। कोई हंसता था, कहता था कि इसके बेटी के भाग्य ही ऐसे हैं, उसी ने मां को अकेला कर दिया। मैं उनकी बातों को समझने के लिए अभी छोटी थी, लेकिन मां की बेबसी और खाली आंखों ने मुझे सब कुछ बता दिया था। दिन गुजरते गए, मेरे दिल में सवाल उठता रहा कि क्या बेटी होना सच में जुर्म है? क्या बेटी की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं? लेकिन इन सवालों के जवाब मुझे कभी नहीं मिले थे। पिताजी के जाने के बाद घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया था। माँ कई दिन तक खामोश बैठी रही थी।
गांव वाले आकर तरह तरह की बातें करते थे। कोई हमदर्दी के नाम पर ताना देता था, तो कोई सीधा साधा कह देता था कि ये औरत अब कैसे अपना गुजर बसर करेगी। माँ सब सुनती रहती थी और बस आंखें झुका लेती थी। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब किसी पर भरोसा नहीं करना, खुद ही कुछ करना होगा। अगले ही सुबह वह दरवाजे पर मेरा हाथ पकड़कर खड़ी हुई थी और कहने लगी कि मीरा, अब से हम दोनों को अपनी जिंदगी खुद ही बनानी है। माँ गांव के बड़े जमींदारों के घरों में जाने लगी थी। कभी सफाई करती थी, कभी बर्तन धोती थी, कभी कपड़े। दिन भर काम करने के बाद शाम को जब वह वापस आती तो उनके हाथों पर छाले पड़े होते थे। मैं उनके पैरों पर मरहम पट्टी कर देती थी और वह इतना कहती थी कि बेटी, फिक्र मत करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। मेरे लिए उन्होंने स्कूल का इंतजाम कर दिया था। प्राइमरी स्कूल गांव के बीचों बीच था। मिट्टी के आंगन में बच्चे दौड़ते खेलते थे। पहली बार जब माँ मुझे स्कूल छोड़ने आई तो कई औरतें दरवाजे पर खड़ी होकर हंसने लगी थी। एक ने कहा कि यह तो भिखारन है और अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जा रही है, बेटी को महारानी बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इतना कहकर वह हंसने लगी थी। लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा था, बस मेरा हाथ दबाया था और आगे बढ़ गई थी। स्कूल में मेरा दिन आसान नहीं होता था। बच्चे मेरी पुरानी किताबों पर हंसते थे। मेरा बैग फटा हुआ था। जब मैं पहली लाइन में बैठने की कोशिश करती तो कोई कहता कि यह भीखमंगी लड़की यहां नहीं बैठ सकती। कई बार टीचर भी नजरअंदाज करती देती थी। लेकिन मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। मैं खामोशी से पीछे बैठ जाती थी और सारे शब्द अपने दिल में सलामत रख लेती थी। गांव की जिंदगी भी परेशानियों से कम ना थी। जब माँ काम पर जाती तो लोग रास्ते में उन्हें नेगेटिव कमेंट्स देते थे। अरे, ये औरत तो हर घर में काम करती है, अपनी इज्जत बेच रखी है इसने। कोई मुझे देखकर कहता था कि ये बेटी भी अपनी माँ की तरह ही मजदूरी करेगी। मैं नजरें झुकाकर गुजर जाती थी। माँ कहती थी कि मीरा, लोगों की बातों की परवाह मत करना, तुम्हें पढ़ाई करके एक दिन सबको जवाब देना है। वक्त गुजरता गया। मैं स्कूल में अच्छी पोजीशन पर आती रही थी। एग्जाम्स में जब अच्छे नंबर आते तो टीचर हैरान हो जाते थे। एक दिन प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर कहा कि मीरा, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो। अगर इसी तरह मेहनत से पढ़ाई करती रहोगी तो बहुत आगे जाओगी। वो लम्हा मेरी जिंदगी का पहला हसीन लम्हा था। मैंने दौड़कर माँ को सब बताया तो वह खुशी से रोने लगी थी और कहने लगी कि बेटी, तुम्हारी कामयाबी ही मेरा सहारा है। माँ के दिन रात एक हो गए थे। सुबह सूरज निकलने से पहले वह घर से निकल जाती थी और शाम ढलते ही वापस आती थी। कभी कभी इतनी थकी हुई होती थी कि बैठते ही सो जाती थी। मैं उनके पैर दबाती और सोचती थी कि काश मैं भी बड़ी हो जाऊं ताकि काम में कुछ उनका हाथ बटा सकूं। मैंने अपनी गरीबी को छुपाने के लिए कई तरीके निकाले थे। कभी जूते में छेद हो जाते थे तो उसमें कपड़ा भर लेती थी, कभी किताब फट जाती थी तो धागे से सिल लेती थी। दोस्त कम थे, ज्यादातर लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। लेकिन मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि हार नहीं मानूंगी। परेशानियों वाली जिंदगी के सफर में मैं बड़ी हो गई थी। मेरा कद माँ के बराबर हो गया था। मैंने उनके साथ कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कभी पानी भरकर लाती थी, कभी बाजार के चक्कर लगाती थी। माँ की झुर्रियां बढ़ती जा रही थी, मगर वह अब भी यही कहती थी कि बेटी, तुम्हारा भविष्य ही मेरी प्रार्थनाओं की मंजिल है। एक दिन शाम को माँ आंगन में बैठी कपड़ों का गट्ठर सिल रही थी। मैंने कहा, माँ, आप इतना काम मत किया करो। वो रखकर मेरी तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में अजीब सी थकन थी। उन्होंने धीरे से कहा, मीरा, अब तुम बड़ी हो गई हो, जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया है, इसीलिए समझदारी की बातें करती हो। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। माँ, आप ये सब क्यों कह रही हो? वो कपड़ों को तय करती रही और फिर बोली, अब समय है कि तुम्हारी शादी के बारे में सोचा जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी की तरह तुम्हारी जिंदगी भी अकेलेपन में गुजरे। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। मुझे लगा जैसे बचपन की वह छोटी सी दुनिया जिसमें ढेर सारे सपने थे, अचानक खत्म हो रहे हैं। माँ का चेहरा गम में डूब गया था, लेकिन उनके शब्दों में फैसला साफ नजर आ रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा और सोचा
कि शायद मेरी जिंदगी का एक नया दरवाजा खुलने वाला है। लेकिन यह कैसा दरवाजा होगा, यह मैं खुद नहीं जानती थी। माँ ने जब पहली बार मेरे रिश्ते का जिक्र किया तो मुझे लगा शायद वह सिर्फ सोच रही हैं। लेकिन वक्त गुजरते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि वह सच में सीरियस है। सुबह के समय जब वो किसी के घर काम पर जाती थी तो शाम को वापस आकर चुपचाप बैठी रहती थी। कभी सर झुकाकर सिलाई करती रहती थी, कभी ठंडी सांस भरती थी। मैं उनके चेहरे की झुर्रियों में वो फिक्र साफ देख सकती थी जो वो मुझसे छुपाना चाहती थी। एक दिन उन्होंने कहा, मीरा, मैंने एक औरत से बात की है, उनके बेटे के लिए रिश्ता सोचा है। मैंने फौरन पूछा, फिर उन्होंने क्या कहा माँ? माँ का जवाब बहुत मामूली और सख्त था। उन्होंने कहा कि वह कहती हैं कि हमारे हालात उनके काबिल नहीं हैं। ये पहला इनकार था, आखिरी नहीं। हफ्ते महीनों में बदल गए थे। माँ हर जगह कोशिश करती थी। कभी बाजार में किसी पुरानी सहेली को रोक लेती थी, कभी गांव की औरतों के बीच बात छेड़ देती थी, लेकिन जवाब हमेशा एक ही मिलता था, ये गरीबों का घर है, यहां शादी करने से इज्जत कम हो जाएगी। एक दिन दो औरतें घर पर आई। माँ ने सोचा कि शायद किसी अच्छी खबर के साथ आई होंगी, लेकिन उनके शब्दों में ताने छुपे हुए थे। एक कहने लगी कि मीरा तो पढ़ी लिखी भी है, लेकिन बेटी की शादी के लिए दौलत भी चाहिए। आजकल कौन ऐसी जगह रिश्ता करता है जहां दहेज ना हो? माँ ने जबरदस्ती मुस्कुराहट दिखाई, लेकिन मैं उन औरतों की बातें अंदर तक महसूस कर रही थी। उसी दौरान मेरा एक कजिन, जो बहुत कम हमारे घर पर आता था, अचानक से आया। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। वो कमरे में बैठे तो उसकी पत्नी ने माँ से कहा कि देखो आंटी जी, तुम्हारी बेटी की उम्र बढ़ रही है, रिश्ते इसी तरह हाथ से निकल जाएंगे। माँ ने दबे शब्दों में कहा, मैं तो चाहती हूं कि इसे अच्छे घर में भेजूं, मगर हालात बीच में आ रहे हैं। मेरे कजिन की पत्नी ने हमदर्दी भरे अंदाज में सर हिलाया और कहने लगी कि आपकी बेटी की किस्मत हम नहीं बदल सकते, लेकिन उसकी जिंदगी तो बना सकते हैं। मेरे पास एक रिश्ता है, लड़का पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन अब अपनी पत्नी को तलाक दे चुका है, खाते पीते घर का है, औरत को इज्जत से रखेगा। सोच लो। माँ अचानक चौंक गई, उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने कहा, वह तो तलाकशुदा हो गया और मेरी बेटी से बड़ा आदमी होगा। मेरी बेटी तो अभी सिर्फ 19 साल की ही है। वह औरत आगे झुककर बोली कि उम्र से क्या फर्क पड़ता है, लड़की की जवानी तो बर्बाद नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसे कोई हीरो मिलेगा? भले आपकी गरीबी के साथ कौन आपकी बेटी से शादी करेगा? मैं उस समय अपने कमरे में बैठी हुई थी। दिल चाहा कि चीखूं, लेकिन माँ की खामोशी ने मुझे रोक दिया था। उन्होंने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा कि मुझे वक्त चाहिए। उस दिन के बाद माँ कई रातें जागती रही थी। कमरे के अंधेरे में वह बार बार करवट बदलती रहती। कभी मेरे पास आकर बैठ जाती, मेरे सर पर हाथ फेरती और फिर वापस लेट जाती थी। मैं उनकी परेशानी समझ रही थी। उनके दिल में यह डर था कि अगर उनकी आंखें बंद हो गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। यही डर उन्हें कमजोर बना रहा था। कुछ दिन के बाद मेरा वही कजिन भाई दोबारा से आया। इस बार उसके शब्दों में घमंड था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, देखो मीरा, सोचने का समय नहीं है। जो रिश्ता मेरी पत्नी ने बताया था वह बहुत ही अच्छा है। अगर तुम्हारी शादी वहां भी नहीं हुई तो लोग बातें बनाएंगे। उसने अपनी पहली पत्नी को संतान ना होने पर तलाक दी थी, लेकिन उसका घर परिवार बहुत ही समझदार है। माँ ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन बेटा, मेरी मीरा अभी बच्ची है। भाई ने फौरन जवाब दिया कि ऐसी बातें मत करो। अपनी जवान बेटी को घर में बिठाना सबसे बड़ा पाप है। वह शब्द माँ के दिल पर असर कर गए थे। वह खामोश रही और आखिरकार उन्होंने हाँ कर दी। जैसे ही मुझे यह खबर मिली, मेरी तो दुनिया ही बदल गई थी। मैंने माँ से कहा, मैं नहीं चाहती मेरी शादी अभी हो। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा, मैं तेरी खुशी चाहती हूं बेटी। मेरा दिल डरता है कि कल को अगर मैं ना रही तो तुझे कौन सहारा देगा। शादी की तैयारियां तेजी से होने लगी थी। गांव में खबर फैल गई थी। लोग हैरानी से चर्चा करते थे कि भिखारन की बेटी का रिश्ता तय हो गया है, वह भी खाते पीते परिवार में। कुछ लोग हंसकर कहते थे कि तलाकशुदा से शादी कर रही है, पर है तो भागो वाली ही। शादी का दिन आ गया था। छोटा सा कमरा था,
कुछ लोग और एक माहौल जिसमें खुशी कम और बोझ ज्यादा था। माँ ने मेरे हाथों में चांदी के कंगन डाले थे जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर बनवाए थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। मैं तो कांप रही थी। माँ की तरफ देखने लगी। मेरे होठों से मुश्किल से शब्द निकले थे, माँ मैं तैयार नहीं हूं। वहां एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई थी, लेकिन पंडित जी अभी भी मंत्र पढ़ रहे थे। मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। शादी के कुछ दिन बाद मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र में मुझे ऐसे मर्द के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी जिसकी उम्र मेरे पिता के बराबर थी। वह आदमी 42 साल का था, मेरे लिए अजनबी भी था और बोझ भी। माँ ने विदाई के समय मेरे कान में कहा था कि बेटी सब्र करना यही औरत का असली गहना होता है। मैंने होठ काटकर सर हिला दिया था, मगर दिल के अंदर एक तूफान उठ रहा था। घर पहुंचते ही मेरी पहली मुलाकात मेरी सास से हुई थी। उनकी नजरों में मेरे लिए मोहब्बत या हमदर्दी का कोई जज्बा नहीं था। उन्होंने मुझे सर से लेकर पैर तक देखा था और कहा था, अब इस घर में कदम रखा है तो कान खोलकर सुन लो। यहां आराम करने वाली बहू नहीं चाहिए। सुबह सूरज के साथ उठना और रात को सबके सोने के बाद ही आराम करना है। मैं सर झुकाकर खड़ी रही थी। घर बड़ा था, कमरे ज्यादा थे, मगर मेरा दिल तंग हो रहा था। अगली ही सुबह मुझे रसोई में खड़ा कर दिया गया था। कहा गया कि यह सब बर्तन धो दो, फिर आंगन में झाड़ू दे देना, और हाँ, कपड़े भी धोने हैं। मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने थके हुए हाथों से सब कुछ करना शुरू कर दिया था। उंगलियों में छाले पड़ने लगे थे, लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं था। पति के साथ संबंध भी अजीब थे। वो ज्यादातर खामोश रहता था, हुक्म देता था, रात को देर से घर आता था और सुबह सवेरे चला जाता था। कभी कभी मेरी तरफ देखता तो आंखों में घमंड और सख्ती होती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, क्या मैं पढ़ाई जारी रख सकती हूं? उसने गुस्से से घूरकर कहा कि यह सब किताबें यहां नहीं चलेंगी, घर संभालो, यही तुम्हारा काम है। उस एक शब्द ने मेरी उम्मीद तोड़ दी थी। मेरी सास के अत्याचार की एक मिसाल। वो दिन था जब मैंने खाने में जरा सा नमक गलती से ज्यादा डाल दिया था। उन्होंने सबके सामने बर्तन मेरे सामने जमीन पर फेंक दिया था और चिल्लाई और कहने लगी कि काम भी नहीं आता तुम्हें, घर में लाकर बिठा दिया है इस भिखारन लड़की को। मेरा पति खामोश बैठा खाना खाता रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिन गुजरते गए। मैं सुबह से शाम तक कामों में जकड़ी रहती थी। आंगन झाड़ना, बकरियों को चारा डालना, रसोई संभालना, सब कुछ मेरे हिस्से में आता था। मेरी हथेलियां सख्त हो गई थीं, कमर झुक गई थी, मगर जुबान पर कभी शिकायत नहीं लाई थी। पति की सख्त व्यवहार दिन ब दिन खुलकर मेरे सामने आती गई। वह मुझे कभी पत्नी का दर्जा नहीं देता था, बस नौकरानी की तरह हुक्म सुनाता रहता था। ये क्यों नहीं किया, वो काम अभी तक क्यों रह गया? और अगर मैं उसे जवाब देने की कोशिश करती तो वह फौरन कहता था कि मेरे सामने जुबान मत चलाओ। एक रात मुझे पता चला कि वो अपने दोस्तों को घर पर बुला रहा है। मेरी सास ने कहा कि खाने पीने की पूरी तैयारी करो, हमारे बेटे के दोस्त आ रहे हैं और उनके सामने कोई कमी ना हो। मैंने सारी रात रसोई में मेहनत की, खाना बनाया, रोटियां बनाई और टेबल पर सब कुछ सजा दिया था। मेहमान आए तो सब हंस रहे थे, सिगरेट पीते और बातों में व्यस्त हो गए थे। मैं सहन के पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे पति ने मुझे आवाज दी, मीरा जरा चाय लेकर आओ। मैं ट्रे उठाकर चली गई थी। जैसे ही मैंने कप रखा, एक दोस्त ने हंसकर कहा, वाह सुभाष, तेरी पत्नी तो बड़ी सुंदर है। मेरे पति ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, देखने में ठीक है, लेकिन है तो भिखारन ही। मैंने इस पर एहसान किया है इसे अपने घर में जगह देकर। ये सुनते ही मेरे हाथ कांप गए थे। चाय का कप छलक गया था। वहां मौजूद सब हंसने लगे। मेरा दिल डूब गया था। मैंने पहली बार महसूस किया था कि मेरी इज्जत उनके सामने एक तमाशा बन चुकी है। मेरे पति के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, इस पर एहसान किया है। इसे अपने घर में रखकर मैं कमरे में लौट आई थी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह सब मेरे वजूद का मजाक उड़ा रहे हैं। उस रात मुझे अंदाजा हुआ था कि मेरी नई जिंदगी दरअसल एक कैद है, जहां इज्जत और सुकून का कोई वजूद नहीं,
लेकिन यह तो सिर्फ अभी शुरुआत थी। उस रात के बाद मैं कई दिनों तक खामोश रही थी। महफिल में सबके सामने मेरे पति ने मुझे भीख मांगने वाली कहा था और उन शब्दों ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। लेकिन मैंने सब्र किया था। सोचा था कि शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा, मगर बदला कुछ भी नहीं था, बल्कि हालात और बिगड़ते गए थे। मेरा पति रोज नए दोस्तों को घर बुलाता था। हर बार मुझे खाना पकाने, सेवा करने और सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर किया जाता था। एक शाम दोबारा घर में महफिल सजी हुई थी। इस बार गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग भी आए हुए थे। कमरे में हंसी मजाक हो रहा था। सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। मेरे पति ने ऊंची आवाज में मुझे बुलाया, मीरा चाय लेकर आओ। मैं ट्रे में चाय के कप रखकर कमरे में चली गई थी। सबकी नजरें मुझ पर थीं। मैंने एक एक करके कप रखा। अचानक मेरे पति ने जोर से हंसना शुरू कर दिया और कहने लगे, ये देखो मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। लेकिन हकीकत यह है कि यह एक भीख मांगने वाली औरत की बेटी है। मैंने इसे अपने घर में जगह देकर इस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सब लोग हंसने लगे थे। मेरा दिल टूट कर रह गया था। वो शब्द दोबारा मेरे कानों में जहर की तरह उतर गए थे। भीख मांगने वाली की बेटी। मेरे पति के एक दोस्त ने सिगरेट पिया और मेरी तरफ इशारा करके बोला, यार, इतनी सुंदर पत्नी को अकेला रखना तो बड़ा जुल्म है। कभी हमें भी मौका दे दो। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग हंसने लगे थे। मेरा शरीर डरने लगा था। मैंने सर झुका लिया। मेरे पति ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, दोस्तों का भी हक होता है। उसके शब्दों के साथ ही सबकी नजरें मुझ पर और भी ज्यादा भद्दी हो गई थी। मैं कांपते हुए हाथों से ट्रे संभालने लगी थी। मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। मैं आगे बढ़ी, ट्रे टेबल पर रख दी और पति के करीब जाकर खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर घमंड और हंसी थी। मुझे लगा जैसे वह मेरे वजूद को मिट्टी में मिला रहा है। अचानक मेरे हाथ उठे और मैंने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा था। कमरे में पूरी तरह से खामोशी छा गई थी। सबके हंसने की आवाज एकदम से अचानक रुक गई थी। मेरे पति के चेहरे पर लाल निशान उभर आए थे और उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी थी। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि मैं तुम्हारी इज्जत हूं, तुम्हारे दोस्तों के मनोरंजन का कोई तमाशा नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे इस तरह जलील करते हुए? उसके दोस्तों में से एक ने हंसकर कहा, वाह, मजा आ गया, पत्नी ने ही अपने ही पति को थप्पड़ मार दिया। तो दूसरे ने कहा कि अब देखते हैं यह भिखारन के साथ क्या करता है। मेरे पति ने टेबल पर हाथ मारकर सबको चुप करवा दिया था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वो मेरे करीब आया और दांत पीसते हुए कहने लगा, मीरा, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। उसके दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे थे। किसी ने धीरे से कहा, अब यह रात यादगार होगी। मैंने डर से कमरे के कोने में कदम पीछे हटाए थे, लेकिन मेरे पति की नजरें मेरे ऊपर जमी रहीं। मेरे पति के शब्दों ने मेरा दिल दहला दिया था। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। उसके इन शब्दों के बाद कमरे में एक गंभीर सी खामोशी छा गई थी। सब दोस्त मुझे बोल रहे थे और उनकी आंखों में वो हवस भरी हंसी थी जो किसी शरीफ औरत को डरा देने पर होती है। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने चाहे थे, लेकिन मेरे पति ने मेरा रास्ता रोक लिया था। उसने सख्त शब्दों में कहा, कहाँ जा रही हो? मैंने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया कि मुझे इस कमरे से निकलने दो। वह जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहने लगा कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसके दोस्तों में से एक ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा कि यार जल्दी करो, ये लम्हा बर्बाद मत करो। दूसरा हंसकर बोला, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। उनकी बातों पर चिलकुर्रियां गूंजने लगे थे। मैंने चीखने की कोशिश की थी कि मुझे छोड़ दो, ये सब पाप है, लेकिन मेरे पति ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मेरी आवाज कमरे की दीवारों की हद तक ठहर कर रह गई थी। बाहर आंगन में मेरी सास खड़ी हुई थी, लेकिन वह सब जानते हुए भी खामोश रही। मेरे पति ने मुझे धकेल कर जमीन पर गिरा दिया था। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। मैं बार बार दोहराती रही कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझ पर अत्याचार मत करो, लेकिन वहां किसी को मेरी विनती की परवाह नहीं थी। वह लम्हा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कयामत था। मेरा पति जो मेरा रखवाला होना चाहिए था, वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था।
उसके दोस्तों ने भी उस जुर्म में हाथ मिलाया। मेरी इज्जत बर्बाद हो गई थी और मैं जमीन पर टूटकर बिखर गई थी। मैं बेबसी की तस्वीर बनी पड़ी थी और उनकी हंसी अभी भी गूंज रही थी। रात बीत गई थी, मगर अंधेरा मेरे दिल में उतर गया था। जब वह सब कमरे से निकले तो मैं खामोश बैठी थी। शरीर बेबस लाचार था, दिल जख्मों से भरा हुआ था। मेरी सास अंदर आई, लेकिन बजाय मुझे दिलासा देने के उन्होंने ताने देते हुए कहा, यही होता है जब पत्नी पति को सरेआम थप्पड़ मार दे। अब बर्दाश्त कर जो तूने किया, ये सब उसकी सजा है। मैंने बेबसी से उनकी तरफ देखा और कहा, माँ जी, आप माँ की जगह हैं, आप ही मेरा साथ दीजिए। वह हंसते हुए कहने लगी कि इज्जतदार पत्नियां ऐसी बातें नहीं करती। जो कुछ हुआ है चुपचाप बर्दाश्त कर ले, वरना कल गांव में तेरा ही मजाक बनेगा। मैंने दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश की थी। दिल चाहा था कि भाग जाऊं, लेकिन मेरे कदमों में ताकत नहीं थी। मैं टूट कर रह गई थी। अगली सुबह जब मैं कमरे में बैठी तो बाहर शोर सुनाई दिया। गांव के लोग इकट्ठा थे। मैंने झांक कर देखा तो मेरा पति दरवाजे पर खड़ा तेज आवाज में कह रहा था कि आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी का असली चेहरा दिखाऊंगा। यह चरित्रहीन है। मेरे दोस्तों के साथ रंगरलियां मनाती है। लोगों में चर्चा शुरू हो गई थी। कोई कहता हमें तो पहले से ही शक था। कोई कहने लगा कि ऐसी औरतों का यही अंजाम होना चाहिए। मेरा दिल दहल कर रह गया था। मैंने अपनी सास की तरफ देखा और कहा कि यह सब झूठ है। वो आंखें चुराकर बोली कि अब कौन यकीन करेगा तेरा। मेरे पति ने जोर से दरवाजा खोला और मुझे सबके सामने खींचकर बाहर ले आया था। कहने लगा, यही है वह औरत जिस पर मैंने भरोसा किया था, लेकिन इसने मुझे ही बेइज्जत कर दिया। उसके शब्दों ने भीड़ में शोर खड़ा कर दिया था। औरतें आपस में चर्चा करने लगी। कुछ आदमी हंसने लगे। मैं रोती रही, हाथ जोड़कर कहती रही, यह सब मुझ पर झूठा इल्जाम है। मैं बेगुनाही हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। मेरे पति की आवाज सबसे ऊंची थी। उस लम्हे मुझे लगा जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई हो। मैं सिर्फ इतना सोच रही थी कि यह मेरे अपने ही थे, जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया था। गांव के आंगन में मेरे पति की आवाज गूंज रही थी। वह सबके सामने मुझे चरित्रहीन साबित कर रहा था और मैं हाथ जोड़कर रोती जा रही थी। लेकिन उसकी बातों पर यकीन करने के लिए लोगों को कोई सबूत नहीं चाहिए था। उनके लिए मेरे पति का इल्जाम ही काफी था। एक औरत ने मेरा दुपट्टा खींच लिया तो दूसरी ने मेरे मुंह पर थूक दिया और कहा कि ऐसी औरतें तो गांव का नाम डुबो देती हैं। एक बूढ़ा मर्द चीखा, पत्थर मारो। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। फिर अचानक एक छोटा सा पत्थर आकर मेरे कंधे पर लगा था। मैं पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन भीड़ मुझे घेर चुकी थी। कुछ औरतें भी सामने आई थीं और कहने लगी कि ऐसी औरत को तो गांव से बाहर ही निकाल देना चाहिए। उनके शब्द मेरे कानों में घूमने लगे थे। मेरे पति ने हंसते हुए मेरे बालों को पकड़कर मुझे घसीटा और फिर आकर इनके बीचों बीच ले आया था। कहने लगा, ये देखो, यही है वह औरत जिसने मेरा नाम खराब किया है। वो चिल्लाता रहा और भीड़ उसकी आवाज पर शोर मचाती रही। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मैं पसीने से भीग चुकी थी। उसने उन लोगों के सामने ऐलान कर दिया था कि आज इसके लंबे लंबे बाल काट दो ताकि ये कभी सर उठाकर ना चल सके। मेरी चीखें निकलने लगी थी कि भगवान के लिए यह अत्याचार मुझ पर मत करो, मुझे छोड़ दो। लेकिन मेरे पति ने किसी बात की कोई परवाह नहीं की। उसने जोर से मेरे बाल पकड़े और कैंची चला दी थी। मेरे बाल एक एक करके जमीन पर गिरने लगे थे। भीड़ शोर मचाती रही। कोई तालियां बजाता रहा, कोई हंसता रहा। एक औरत ने ताना देते हुए कहा कि यह देखो, सुंदरता कहाँ गई। दूसरे ने कहा कि ऐसी औरत को तो मुंह छुपाने का भी हक नहीं। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। मैं जमीन पर गिर गई थी। मेरे कटे हुए बाल मेरे आसपास बिखर गए थे। मेरे पति ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और धकेलते हुए कहा कि यही काफी नहीं, अभी इसे नंगा करके गांव में घुमाओ ताकि सबके लिए सबक बन जाए। भीड़ में हंसी फैल गई थी। कुछ आदमियों ने जोर से कहा, हाँ हाँ, इसकी यही सजा होनी चाहिए। दो आदमी आगे बढ़े और मुझे बाजू से पकड़कर घसीटने लगे। मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई थी। कपड़े मिट्टी में अटक रहे थे। मैं पूरी ताकत से चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी।
मैं सड़क पर घसीटी जा रही थी। शरीर पर जख्म थे, कपड़े मिट्टी और खून से लथपथ थे। गांव वाले मेरे आसपास घेरा बनाकर चल रहे थे। कोई ताना दे रहा था, कोई हंसी उड़ा रहा था। मुझे लगा अब जिंदगी के आखिरी लम्हे करीब है। उसी दौरान एक बड़ी काली गाड़ी शोर मचाते हुए रुकी। धूल उड़ गई थी। सब लोग चौंक गए। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक सूट बूट में जवान लड़का बाहर निकला था। उसकी पर्सनालिटी बाकी लोगों में से सबसे अलग थी। लंबा कद, आंखों में कॉन्फिडेंस और शब्दों में हुक्म था। वो तेजी से आगे बढ़ा और दोनों आदमियों को धक्का देकर पीछे हटाया और कहने लगा, शर्म नहीं आई? एक लड़की को इस तरह सड़कों पर घसीट रहे हो? उसकी आवाज कड़कदार थी। लोग एकदम खामोश हो गए थे। मेरे पति ने आगे बढ़कर कहा कि यह हमारा गांव है। हम अपने गांव की चरित्रहीन औरतों को इसी तरह से सबक सिखाना जानते हैं। ये एक चरित्रहीन औरत है। उस लड़के ने आंखें तंग करके कहा, खबरदार, अपनी जुबान संभालकर बात करो। अभी पुलिस को फोन कर दूंगा। सबके सब हवालात में सड़ रहे होंगे। भीड़ में चर्चा होने लगी थी। कुछ लोग पीछे हट गए थे। बदमाश आदमियों ने भी हाथ ढीले छोड़ दिए थे। मैं जमीन पर गिरी हुई थी। मेरी सांस अटक रही थी। उस लड़के ने मुझे बाजुओं से थाम कर उठाया और धीरे से कहा कि खामोश रहो, अब तुम सलामत हो। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे यहां से ले चलो। उसने गाड़ी की तरफ इशारा किया, कहने लगा, और तुम मेरे साथ चलो। मेरे पति ने जोर से चीख कर कहा, यह औरत हमारे गांव की इज्जत को नीलाम कर रही है। इसे किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। उस लड़के ने सख्त शब्दों में कहा, यह लड़की तुम्हारी कैद में नहीं है। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लोग डर गए थे। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े। उस लड़के ने मुझे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। मैंने शीशे के पार देखा। भीड़ हमें घूर रही थी। मेरा पति दांत पीस रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और इंजन की आवाज गरज के साथ आई थी। हम गांव से बाहर निकल गए थे। गाड़ी के अंदर खामोशी थी। मैं लगातार रो रही थी। उस लड़के ने मुझे देखा और नरम शब्दों में कहा कि अब रोना बंद करो। जो कुछ हुआ खत्म हो गया है। तुम मेरे साथ बिल्कुल सुरक्षित हो। मैंने हिचकियों के साथ कहा कि आपने मुझे बचाया है। ऊपर वाला आपके साथ भला करे। मैं समझ रही थी कि आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर आपने मुझे बचा लिया। वह हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, जिंदगी तुम्हारे बस में नहीं है, बस तुम्हें हौसला रखना होगा। मैंने आंखों से आंसू पोंछे और दिल ही दिल में सुकून की सांस ली। मुझे लगा जैसे सच में ऊपर वाले ने मेरी मदद के लिए इस लड़के को भेज दिया है। रास्ते भर गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। गांव के कच्चे रास्ते खत्म हो गए तो शहर का पक्का रास्ता आ गया था। मैं थोड़ा संभल कर बैठ गई थी, लेकिन अभी भी दिल डर में बैठा हुआ था। मैंने धीरे से कहा कि आप कौन हैं और मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वो सुकून भरे शब्दों में बोला कि अब भी टाइम आने दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। फिलहाल तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी में खामोशी छा गई थी। बाहर अंधेरा फैल रहा था। मैंने खिड़की के बाहर देखा। बड़े बड़े पेड़, सुनसान रास्ते और कहीं रोशनी के बल्ब थे। दिल में एक अनजाना सा डर उभरने लगा था। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक बड़े दरवाजे के सामने रुकी थी। दरवाजा ऊंचा और लोहे का था। दोनों तरफ दीवारें थीं, लंबी और मजबूत। अंदर एक हवेली नजर आ रही थी। रोशनी में तन्हाई थी, मगर सन्नाटे में डूबी हुई। वॉचमैन ने दरवाजा खोला और गाड़ी अंदर दाखिल हुई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने उस लड़के की तरफ देखा और धीरे से कहा, यह हम कहाँ आ गए हैं? वो मुस्कुराए और कहने लगा, यहां तुम्हें सुकून मिलेगा। लेकिन मेरे दिल में अजीब सी घबराहट फैल गई थी। यह हवेली बड़ी थी। मुझे लग रहा था जैसे मैंने किसी बड़े जाल में कदम रख दिया है। गाड़ी रुक गई थी। वो लड़का बाहर निकला और मेरा दरवाजा खोलकर कहने लगा, आओ, अब तुम सेफ हो। मैंने घबराते हुए कदम बाहर रखे थे। हवेली के दरवाजे पर कुछ गार्ड्स खड़े हुए थे। उनकी खामोश नजरें मुझ पर जमी हुई थीं। मैं कांप उठी। मुझे लगा कि शायद यह आज़ादी नहीं बल्कि एक और आजमाइश की शुरुआत है। हवेली के दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। ऊंची ऊंची दीवारें, लंबे आंगन और चारों तरफ गार्ड्स खड़े हुए थे। हर तरफ खामोशी का राज था।
वो लड़का मेरे साथ चल रहा था। कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उसने मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अनजाना सा डर बढ़ने लगा था। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगी थी। कुछ ही लम्हे बाद हम एक बड़े दरवाजे के सामने रुके। उस लड़के ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर ले गया। कमरा अंधेरे में डूबा समाया हुआ था। सिर्फ हल्की सी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा बंद हो चुका था। अंधेरे में मेरा दम घुट रहा था। मैंने कांपते हुए हाथ उठाए और धीरे धीरे प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझे किसी आजमाइश में मत डालना। मेरी इज्जत अब तुम्हारी अमानत है। मेरी आवाज कमजोर थी, कमरे की खामोशी में पहुंचने लगी। मैं रोती रही और लगातार प्रार्थना करती रही। डर से मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया था। अचानक एक स्विच की टिक की आवाज आई थी, जिस पर पूरा कमरा रोशनी से भर गया था। मैंने आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि अचानक रोशनी ने मुझे चौंका दिया था। जैसे ही धीरे धीरे पलकें खोली, मेरा दिल रुक सा गया था। सामने कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों में नमी और वजूद कमजोर था। मैंने ध्यान से देखा और फिर मेरे दिल में जख्म ताज़ा हो गए थे। ये वही चेहरा था जिसे मैं बरसों पहले छोड़कर बैठी थी। वो इंसान मेरा बाप था। मेरी आंखों में हैरानी और नफरत एक साथ उतर आई थी। जुबान लड़खड़ा गई। ये यहाँ कैसे? वह लड़का आगे बढ़ा और हंसकर कहने लगा, यही है वह सरप्राइज। ये बरसों से तुम्हें ढूंढ रहे थे। आज आखिरकार तुम अपने पिता के सामने हो। मैं पीछे हट गई। दिल में गुस्से की आग भड़क उठी थी। मैंने कहा, यह पिता जिसने हमें छोड़ दिया था, जिसने मेरी मां को रुलाया था, यह मेरे पिता नहीं हो सकते। बूढ़ा आदमी कुर्सी से झुक गया। उसने मुश्किल से अपना हाथ उठाया था और कांपती हुई आवाज में कहा कि मीरा मेरी बेटी। उसके शब्द जैसे कांटे बनकर मेरे दिल को छेद कर गए थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनमें दुख से ज्यादा नफरत थी। मैंने सख्त शब्दों में कहा, बेटी, याद है आपको, आपकी कोई बेटी भी है। जब हमें आपकी जरूरत थी, तब आप कहाँ थे? कमरे में खामोशी छा गई थी। उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मीरा, एक बार उनकी बात तो सुन लो। लेकिन मेरे कानों में शोर था। मुझे हर वह दिन याद आ रहा था जब मेरी माँ ने मेरे पिता को ढूंढा था, जब हमें ताने मिले थे, जब गरीबी ने हमें तोड़ दिया था। उस बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जुबान लड़खड़ा रही थी। मैं और पीछे हट गई थी। दिल में एक ही ख्याल था कि यह वही इंसान है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी दुश्वार हो गई। कमरे का माहौल भारी हो गया था। मैंने कांपते हुए होठों से कहा कि मैं आपको पिता नहीं मानती। मेरा दिल चाह रहा था कि दरवाजा तोड़कर भाग जाऊं, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन में जकड़ गए थे। रोशनी के बावजूद भी मुझे कमरा अंधेरे में डूबा हुआ लग रहा था। उस लम्हे मेरी आंखों पर नफरत के साए थे और चेहरे पर हैरानी और गुस्से के एक्सप्रेशन थे। कमरे की खामोशी मेरे कानों को काट रही थी। सामने बूढ़ा वजूद मेरे पिता का था और मैं उसे देखने तक को तैयार नहीं थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जवान लड़का जो उस समय मुझे गांव से बचाकर लाया था, आगे बढ़ा और नरम आवाज में बोला, मीरा, तुम्हारी आंखों में नफरत देख रहा हूं, लेकिन जरा मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये इंसान मेरा पिता नहीं है। उसने मेरी तरफ देखते हुए गहरी सांस ली और कहने लगा कि मैं तुम्हारा भाई हूं। पिताजी की पहली पत्नी से मेरा जन्म हुआ था। तुम्हारी मां के साथ उनकी शादी बाद में हुई थी। ये सुनकर मेरे कदम लड़खड़ा गए थे। भाई, मेरे होठों पर फौरन ये शब्द आया था, लेकिन मेरे दिल ने फौरन इनकार कर दिया था। मैंने कहा, अगर तुम सच में मेरे भाई हो तो कहाँ थे इतने सालों तक? जब मैं मां के साथ भूख प्यास सह रही थी, जब लोग हमें ताने देते थे, तब तुम कहाँ थे? उसने नजर झुका ली। उसने कहा, हम शहर में रहते थे। पिताजी ने हमें कभी हकीकत नहीं बताई थी, लेकिन जब बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर गिरा दिया तो वह बार बार एक ही नाम पुकारने लगे थे, मीरा। तब जाकर सबके सामने सच आया। मेरे अंदर आग भड़क उठी थी। बीमारी, मैंने कहा। बीमारी के समय याद आया
कि उनकी एक बेटी भी है। उसने कहा, हाँ, जब मेरी मम्मी जिंदा थी तब नहीं, अब जब सब खत्म हो चुका है तब याद आया है। तब मेरे पिता ने हल्की सी कोशिश की थी बोलने की। उनकी आवाज टूटी हुई थी। उन्होंने कहा कि बेटी, मुझसे गलती हुई। उनके शब्द अधूरे रह गए थे। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन दिल सदमे में था। मैंने कहा, गलती ये कोई छोटी गलती नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ा जुर्म है जिसने मेरी माँ की जान ली। क्योंकि मेरी शादी के बाद मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। उस जवान लड़के राजवीर ने मेरा हाथ थामने की कोशिश की थी। उसने कहा, मीरा, मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम्हें यह मानना पड़ेगा, हम सब एक ही परिवार हैं। मैंने अपना हाथ झटका पीछे खींच लिया। मैंने कहा, नहीं, मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। मुझे जाने दो, मुझे यहां से दूर जाना है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरे कदम तेजी से चल रहे थे, लेकिन दिल के अंदर तूफान था जो फौरन मेरे पीछे आया और रास्ता रोककर बोला, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे अंदर गुस्सा है, मैं समझता हूं, लेकिन पिताजी ने जितना परेशानी भरा समय काटा है, वह तुम्हारी माफी के बिना सुकून नहीं पा सकेंगे। मैंने गुस्से से कहा कि उन्होंने सुकून का हक छीन लिया था, मुझसे मेरी माँ का सुकून, मेरा सुकून, और अब तुम चाहते हो कि मैं उन्हें माफ कर दूं। राजवीर ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा इनकार सबको और भी तोड़ देगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पिताजी पैरालाइज के अटैक से जूझ रहे हैं, बिस्तर पर हैं, हर समय तुम्हें याद करते रहते हैं, सिर्फ तुम्हारा नाम लेते हैं। कहते हैं कि बेटी को देखे बिना मर गया तो ऊपर वाला भी मुझे माफ नहीं करेगा। ये बात सुनकर मेरा दिल डरने लगा था। जुबान पर जैसे सख्ती आ गई थी। मैंने कहा, मेरे लिए वह आदमी मर चुका है। मैंने दरवाजे की कुंडी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राजवीर ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखों में रिक्वेस्ट थी। उसने कहा, मीरा, तुम्हें माफ करना ही होगा। ये समय बदले का नहीं है, ये समय फैसला करने का है। तुम्हारे एक कदम से उनकी आखिरी सांसें सुकून पा सकती हैं। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मैं कमरे में गई जहां रोशनी थी, लेकिन मेरे दिल में अंधेरा एक तरफ, गुस्सा और नफरत दूसरी तरफ थी, और एक ना खत्म होने वाला रिश्ता। मैं खामोश खड़ी रही, और वह शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे कि तुम्हें माफ करना ही होगा। धीरे धीरे मेरे कदम बिस्तर की तरफ बढ़ते गए, जहां वह कमजोर शरीर बेहोशी की हालत में था। कमरे में हल्की सी हवा चल रही थी, और खिड़की के बाहर शाम की धीमी रोशनी थी। मैं ठिठकी, मेरे दिल की धड़कन सुनाई देने लगी थी। भैया ने सर के इशारे से मुझे करीब आने को कहा, और खुद एक कदम पीछे हट गए थे, ताकि मेरे और मेरे पिता के कमजोर हाथ के बीच कोई दीवार ना रहे। मैं बिस्तर के साथ रुक गई। उनके होंठ अब हिले, आवाज जैसे धीमी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, मीरा बेटी। मेरे पिता ने टूटी हुई आवाज में मुझे पुकारा। मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। मैंने हाथ से कंबल जरा सा हटाया। दाएं हाथ की उंगलियां आसमान की तरफ उठी हुई थीं। फिर धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। उनके शब्द बहुत कम थे, मगर रिक्वेस्ट से भरे हुए थे। मैंने पलकों के किनारे से आंसू साफ किए, ताकि वह मेरी कमजोरी को ना पढ़ ले। सांस सीधी की सीधी और सर झुकाकर उनके करीब हो गई थी। मैंने उनके हाथ को दोनों हथेलियों में थाम लिया था। उनके शरीर में ठंडक बसी हुई थी। उनके धीमी आवाज में माफी थी। मैंने धीरे से कहा कि मैं आपको दिल से माफ करती हूं। यह कहते ही मेरे अंदर एक बंद दरवाजा खुला और हल्की रोशनी फैल गई थी। उन्होंने झुके झुके हाथ को मेरे सर पर रखा और होठों से मेरा नाम लिया। कहने लगे, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। और फिर उनकी आंखें बंद हो गई थीं। भैया ने कुर्सी खींचकर करीब की। उनकी सांसें भारी थी, मगर चेहरे पर सुकून था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे पिता को जीने और शायद सुकून से विदा होने की वजह दे दी है। मैंने जवाब में हल्का सा सर हिला दिया था और महसूस किया कि नफरत का वो पत्थर जो बरसों से मेरे सीने पर रखा था, अब धीरे धीरे रेत बनकर फिसल रहा है। भैया ने मुझे लॉन की तरफ चलने का इशारा किया और कहा, आज से तुम इस घर की सबसे अहम जिम्मेदारी हो। भैया कहने लगे कि तुम्हारी रखवाली करना मेरी पहली जिम्मेदारी है। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और कहा, रखवाली करना?
उन्होंने कहा कि हाँ, सब कुछ तुम्हारे हक के मुताबिक होगा। अगली सुबह जब मैं जागी तो मेरे कमरे का पूरा रूप बदल चुका था। नौकरानियों ने नरम पर्दे टांग दिए थे। आईने के सामने हल्की खुशबू वाले फूल सजाए गए थे। अलमारी में मेरी पसंद के सिंपल कपड़े रखे हुए थे, जो मैंने कल ही बताए थे कि इस तरह हो तो सब कुछ अच्छा लगेगा। नाश्ते के टेबल पर मेरी पसंद का खाना सजाया गया था। नौकरानी ने मुझसे चाय बनाते समय पूछा था कि बेबी जी चीनी कम या ज्यादा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा था कि जितनी ठीक समझो। भैया ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। उन्होंने मुझे व्यस्त रखने के लिए घर में मेरी पुरानी कहानियों की किताबें रखवा दी थीं, जहां तक कि एक छोटे से कमरे को लाइब्रेरी बना दिया था। मैंने पहले ही दिन यह फैसला कर लिया था कि दिन का एक हिस्सा इसी लाइब्रेरी में गुजारूंगी, जहां खामोशी बोलती है। दोपहर को भैया आए और कहने लगे कि डॉक्टर ने कहा है कि पिताजी को आज खुली हवा में कुछ मिनट के लिए लेकर चलेंगे, तुम पास रहना। उन्होंने मुझे नरम शब्दों में बताया था। मैं व्हील चेयर के हैंडल थामकर आंगन के चिकने पत्थरों पर धीरे धीरे से उन्हें घुमाती रही। मैंने नौकरानी को कहा कि मेरे लिए हवेली के गार्डन में नाश्ता लगा दो। मेरे लिए नाश्ता सजाया गया था। यहां जिंदगी बिल्कुल राजकुमारी जैसी थी। ऐसी जिंदगी के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भैया ने पिताजी के लिए एक नर्स का बंदोबस्त किया था, जो 24 घंटे उनका ख्याल रखती थी, और हम भी उनका ख्याल रखते थे। मुझे यह जिंदगी अच्छी लग रही थी, मगर दिल में कहीं अफसोस था कि अगर मेरी माँ भी जिंदगी का हिस्सा होती तो कितना अच्छा होता। मैं पिताजी के साथ काफी समय बिताती थी, मगर उनके साथ खामोश ही रहती थी। नर्स उनको दवाइयां देती थी, मैं उनके बिस्तर ठीक करती थी, माथे पर ठंडा पानी रख देती थी। एक दिन उन्होंने आंखें खोली तो मुझे इस तरह देखा जैसे कोई खोई हुई चीज का नाम मिल गया हो। मैंने धीरे से कहा कि आप आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, और फिर खामोश हो गए थे। इस एक शब्द में कोई बुझ नहीं था। तीसरे हफ्ते की शाम भैया ने हवेली के अंदर वाले हिस्से में रोशनियों का हल्का इंतजाम करवाया था। वह मेरी पसंद का हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश कर रहे थे और कहने लगे कि अब यह घर तुम्हारा है। तुम्हारी छांव इस घर को रोशनी देगी और तुम्हारी मौजूदगी से इस घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। एक दिन सुबह के समय भैया कमरे में दाखिल हो गए। उनके साथ वकील भी मौजूद था, जिसके हाथ में नीली फाइल थी। उन्होंने फाइल टेबल पर रखी। वकील ने बताया कि यह पूरी हवेली मीरा के नाम की जाती है और यह वसीयत तुम्हारे पिता ने अपने होशो हवास में की है। तुम फैसला करोगी कि अपने पिता के कारोबार को, इस हवेली को तुम्हें किस तरह चलाना है। इसका हक तुम्हें मिला है। यह सुनकर मैं घबरा गई थी। मैंने मामूली सा जवाब दिया, नहीं, ये सब कुछ मेरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, नहीं, ये सब तुम्हारे पिता ने जीते जी तुम्हारे नाम कर दिया है। भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, वकील साहब सच कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सब तुम्हारा है, तुम इसे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकती हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। भैया ने मुझे यह भी बताया कि तुम्हारे आरोपियों को भी सजा दे दी गई है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ गांव में क्या हुआ था। तुम्हारे पति और उसके दोस्तों को जेल भेज दिया गया है, उनको सजा हुई है, और गांव वालों को मैं सारी हकीकत बता के आ गया हूं। सारे गांव वाले हैरान हैं कि उन्होंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे साथ गलत किया, मगर अब कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आरोपियों को सजा मिल गई है, और अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तुम्हारी शान को अपनी ढाल बनाए, तुम्हारी खामोशी को समझे। मैंने कहा, भैया, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप ना होते तो शायद मैं बर्बाद हो जाती, लेकिन मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच सकती। मुझे कुछ समय चाहिए। भैया ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम्हारी अपनी जिंदगी है। तुम अपनी जिंदगी में जैसा फैसला करना चाहो कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगली सुबह भैया मुझे पिताजी की जमीनें दिखाने के लिए ले गए थे। मैंने जमीनों के सारे कागजात देखे, वहां के मामलात संभाले और अपनी राय दी थी। घर आकर मैंने भैया से साफ साफ कह दिया था कि भैया, मैं शादी नहीं करूंगी।
बल्कि मैं गरीबों की मदद करूंगी। हमारे पिता के पास बहुत सारी जायदाद है जो कि अब उन्होंने मेरे नाम कर दी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह भी कोई गरीब अपनी जिंदगी बेइज्जती से जिए। मैं हर इंसान की मदद करना चाहती हूँ। भैया ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। वैसे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। मैं हर दिन अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती थी और किसी न किसी छोटे गांव में जाकर लोगों की परेशानियों को सुनती और पैसे से उनकी मदद करती थी। भैया पिताजी का कारोबार संभाल रहे थे। उनके कारोबार में दिन ब दिन तरक्की हो रही थी। इधर मैं लोगों की मदद करती थी, उधर उनका कारोबार बढ़ता जा रहा था। पिताजी जिंदा तो थे, लेकिन उनकी तबीयत अब काफी हद तक बेहतर हो गई थी। इतनी बेहतर हो गई थी कि वह बिस्तर से तो नहीं उठते थे, मगर सब कुछ उनकी आंखों के सामने था। कभी कभी वह बात करने की कोशिश करते थे, कभी अधूरी बात कहते थे कि बेटी तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हें गलत समझा, और फिर खामोश हो जाते थे। मैं सोचती हूं कि आज मेरे पास सब कुछ है, मगर जो इज्जत छीन ली गई थी वह कभी वापस नहीं आ सकती। शब्द हवा में थम गए थे। मैंने सोच लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। मैं अपने दिल की रफ्तार पर जीने का हक रखती हूँ। कोई भी नया रिश्ता इस समय मुमकिन नहीं जब तक मेरी आत्मा अपने निशाने के साथ समझौता ना कर ले। उस गांव के लोग भले ही अब मेरी इज्जत करने लगे थे, लेकिन मेरा वहां पलटकर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, क्योंकि मेरा वहां अपना कोई भी नहीं था। अब मैंने अपने आप को लोगों की मदद करने में व्यस्त कर लिया था और अपनी जिंदगी उन लोगों के नाम कर दी थी जिनको हम जैसे लोगों की मदद चाहिए होती है। मेरा सहारा सिर्फ ऊपर वाला है। इस कहानी का सबक ये है कि औरत की इज्जत सबसे कीमती है। दौलत और सुविधा उसकी कमी पूरी नहीं कर सकती, और इंसान का असली सहारा सिर्फ ऊपर वाला है, जो हर जुल्म और अंधेरे के बाद इंसाफ और रोशनी देता है। अब मेरी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। मैंने अपनी सारी ताकत और दौलत उन लोगों की मदद में लगा दी थी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे याद है, एक दिन मैं एक छोटे से गांव में गई जहां एक बूढ़ी औरत अपनी टूटी हुई झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसके पास न खाने को कुछ था, न रहने की सही जगह। उसकी आंखों में वो लाचारी थी जो मैंने कभी अपनी मां की आंखों में देखी थी। मैंने फौरन उसकी झोपड़ी को दोबारा बनवाया और उसके खाने पीने का इंतजाम किया। उस औरत ने मुझे दुआएं दी और कहा, बेटी, तुम तो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी दौलत से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने से मिलती है। मेरे भाई राजवीर हमेशा मेरे साथ थे। वो मेरे फैसले का सम्मान करते थे और मुझे हर कदम पर सहारा देते थे। एक दिन वो मेरे पास आए और बोले, मीरा, पिताजी की तबीयत में कुछ सुधार है। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो जल्द ही थोड़ा बहुत चल फिर भी सकते हैं। ये सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने पिताजी के कमरे में जाकर उन्हें देखा। वो अपनी आंखें बंद करके लेटे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांति थी। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा और कहा, पिताजी, मैं आपके साथ हूं। समय बीतता गया। मैंने अपनी एक एनजीओ शुरू की, जिसका नाम मीरा की उड़ान रखा। यह नाम मैंने इसलिए चुना था क्योंकि मैं चाहती थी कि हर वो औरत जिसे समाज ने पंख काटने की कोशिश की है, वो अपनी पहचान बना सके और आजादी से जी सके। मेरे भाई ने भी मेरे इस काम में मेरा पूरा साथ दिया। हमारी एनजीओ ने कई लड़कियों को पढ़ाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और उन्हें समाज में सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। कुछ सालों बाद मेरे पिताजी की हालत और बेहतर हुई। वो व्हील चेयर पर बैठकर मेरे साथ गार्डन में वक्त बिताने लगे। एक शाम जब हम साथ बैठे थे, उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तुमने मुझे माफ कर दिया। ये मेरा सबसे बड़ा सुकून है। मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक दिन राजवीर मेरे पास आए और कहने लगे, मीरा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने पूछा, क्या बात है भैया? वो बोले, मुझे पता है कि तुम शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में एक और रिश्ते को जगह दो। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। वो मुस्कुराए और कहने लगे, मीरा, मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त आदित्य से करवाना चाहता हूं। मैं चौंक गई। मैंने कहा, भैया, आप ये क्या कह रहे हैं?
उन्होंने कहा, मीरा, आदित्य एक बहुत अच्छा इंसान है। वो एक डॉक्टर है और वो भी तुम्हारी तरह लोगों की मदद करना चाहता है। उसने तुम्हारी पूरी कहानी सुनी है और वो तुम्हारा सम्मान करता है। वो तुम्हें तुम्हारी पहचान के साथ अपनाना चाहता है। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चली गई। अगले कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रही। मैं अपनी पिछली जिंदगी के बुरे अनुभव को भूला नहीं पाई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या एक बुरे अनुभव की वजह से मैं अपनी बाकी की जिंदगी को खुशी से जीने का मौका नहीं दूंगी? मैंने आदित्य से मिलने का फैसला किया। जब मैं उससे मिली तो मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई एक अच्छा इंसान है। उसकी बातों में कोई बनावटीपन नहीं था। उसने मुझसे कहा, मीरा, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। अगर तुम्हें मेरी दोस्ती अच्छी लगे तो शायद हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। उसकी सादगी ने मेरे दिल को छू लिया। धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझने लगे। मैंने आदित्य में वो सच्चाई और सम्मान देखा जिसकी मुझे तलाश थी। आखिरकार मैंने आदित्य से शादी करने का फैसला किया। हमारी शादी बहुत सादगी से हुई। उस दिन मेरे पिताजी की आंखों में खुशी के आंसू थे और मेरे भाई राजवीर के चेहरे पर एक सुकून था। शादी के बाद मेरी जिंदगी में एक और बदलाव आया। आदित्य ने मुझे हमेशा सहारा दिया और मुझे मेरे काम में पूरी आजादी दी। हमारी जिंदगी में एक बेटा हुआ जिसका नाम मैंने अपनी मां के नाम पर रखा। मैं आज एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूं और मैंने उन सभी लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने कभी मुझे दर्द दिया था। मुझे आज भी उस कहानी से सबक याद है कि औरत की इज्जत सबसे कीमती है। दौलत और सुविधा उसकी कमी पूरी नहीं कर सकती और इंसान का असली सहारा सिर्फ ऊपर वाला है, जो हर जुल्म और अंधेरे के बाद इंसाफ और रोशनी देता है। आदित्य के साथ मेरी शादी के बाद मेरी जिंदगी में एक नया सवेरा हुआ। उसने मुझे सिर्फ पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त और पार्टनर के रूप में स्वीकार किया। हमारी सुबह एक साथ चाय पीने से शुरू होती, जिसमें हम अपने दिन के प्लान्स पर बात करते। मैं अपनी एनजीओ मीरा की उड़ान के काम में पूरी तरह लगी रही और आदित्य ने हमेशा मेरा साथ दिया। वह अक्सर मेरे साथ गांवों में जाते और लोगों की मदद करते। उनकी डॉक्टर होने की वजह से हमें गरीबों को मुफ्त इलाज भी मिल पाता था। नए रिश्तों की शुरुआत धीरे धीरे मैंने आदित्य के परिवार को भी अपना लिया। उनकी मां यानी मेरी सास शुरू में थोड़ी झिझकी हुई थी क्योंकि उन्होंने मेरी पिछली जिंदगी के बारे में सुना था, लेकिन आदित्य ने उन्हें सब समझाया। उन्होंने मुझे खुले दिल से स्वीकार किया और जल्द ही हम एक दूसरे के करीब आ गए। मुझे पहली बार लगा कि मेरे पास एक पूरा परिवार है जो मुझे बिना किसी शर्त के प्यार और सम्मान देता है। मेरे भाई राजवीर और आदित्य के बीच भी एक गहरा रिश्ता बन गया था। वे दोनों अक्सर मेरे काम को लेकर लंबी बातें करते और मेरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाते। मेरे पिता और मां की यादें समय बीतता गया। मेरे पिताजी की सेहत में सुधार आया, लेकिन उनकी उम्र अब ज्यादा हो गई थी। एक शाम जब मैं उनके पास बैठी थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मीरा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम एक अच्छी जिंदगी जी रही हो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी माफी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं सुकून से जा सकता हूं कि मेरी बेटी खुश है। उस रात मैं उनके पास ही बैठी रही। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका जाना दुख भरा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांति थी। मुझे लगा जैसे उन्होंने अपने सभी गुनाहों से छुटकारा पा लिया हो। उनकी अंतिम विदाई के बाद मैंने आदित्य से कहा, अब हमें अपनी एनजीओ को और बड़ा बनाना है। ये मेरे पिताजी और मेरी मां को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आदित्य ने मेरा साथ दिया और हमने मिलकर मीरा की उड़ान को एक राष्ट्रीय संगठन बना दिया, जो अब भारत के कई गांवों में काम कर रहा था। गांव का बदला हुआ रूप। एक दिन मुझे राजवीर का फोन आया। उन्होंने कहा, मीरा, तुम्हें एक बार अपने गांव जाना चाहिए। मैंने झिझकते हुए कहा, नहीं भैया, मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। उन्होंने समझाया, तुम एक बार तो जाओ, वहां के लोग बदल गए हैं। तुम्हारी कहानी से सबक लेकर उन्होंने गांव में एक नई शुरुआत की है। आदित्य के साथ मैं गांव गई। गांव में कदम रखते ही मैं हैरान रह गई। वही लोग जिन्होंने कभी मुझे पत्थर मारे थे, अब झुककर मेरा सम्मान कर रहे थे।
उन्होंने मुझे बताया कि गांव के सरपंच और उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था, जेल हो गई थी। गांव के लोगों ने अपनी गलती मानी और मुझसे माफी मांगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का एक अधूरा चैप्टर पूरा हो गया हो। आज मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूं। मेरे पास एक प्यारा परिवार है, एक सफल एनजीओ है और सबसे बढ़कर मेरे दिल में सुकून है। मैंने यह सीख लिया कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत माफी और प्यार में है। हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल TR हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और हमारी इस कहानी को एक लाइक भी कर दें, साथ में हाइप भी करें। और हाँ दोस्तों, आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं वो भी कमेंट करके अपने शहर का नाम जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।